नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मूल अधिकार तक खत्म किया था, मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णित है। इसके बारे में हमने देखा, कुछ नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को हमने देखा था पिछले वीडियो में। बाकी और चीजें यहीं तक हमने लास्ट किया था। इसके आगे हम शुरू करते हैं इस विधि में। यहाँ पे हम देखेंगे समता का अधिकार। ये कौन क्या चीजें होती हैं, समता का अधिकार क्या पॉइंट रखता है। तो इसे अगर हम कहें समता का अधिकार में अगर देखें तो अनुच्छेद 14 जो है, 14 से लेकर के 18 तक होता है समता का अधिकार। जिसमें हम देखेंगे पहला 14 जो अनुच्छेद 14 है, ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का ये नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 15 जो है, ये हमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, यहाँ पे अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत ये करता है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के अनुसार, और अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत। ये हो गया हमारा समता का अधिकार। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में आता है। इसमें 4 प्रकार से है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 का, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं इनमें। अनुच्छेद 20 में अगर देखें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसके अनुसार होती है। और अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार एवं निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित की गई है। आगे बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता। 6 हमने भी बात किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रदत्त स्वतंत्रताएं होती हैं। तो 6 तरह की स्वतंत्रताएं होती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सब क्लॉज 1 क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और सोचने की जो विचार की क्षमता है, स्वतंत्रता है, ये मिलती है हमें। अनुच्छेद 19 एक ख की अगर बात करें तो शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता यानी कि हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं शांतिपूर्वक बिना हथियार के साथ। ठीक है। अनुच्छेद 19 एक ग की अगर बात करें तो संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 एक घ की बात करें तो राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता यानी हम कहीं भी राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं, आ या जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 एक अंग की बात करें तो राज्य के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है यानी हम वहां रह सकते हैं। कुछ अभी तक तो मान लीजिए कि जैसे कुछ क्षेत्रों से। तो अनुच्छेद 19 एक छ के तहत अगर हम बात करें तो वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता यानी कि अगर हम कहीं रहेंगे, कहीं निवास करेंगे, कहीं बसेंगे तो हमें कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान रखें। एक तरह से हम कहें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य क्षेत्र मतलब अपने राज्य के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता ये मिलती है। यानी देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदत्त की गई हैं, प्रदान की गई हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ वर्णित है, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध है यानी वहां पे मनाही है। 14 वर्ष से कम के बच्चे जो होते हैं उनको किसी फैक्ट्री या किसी इस तरह के खतरनाक कामों में आप संलग्न नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले जो था 19 एक चौ के और 31 के अंतर्गत में हुआ करता था। यहाँ पे ध्यान देना है पूर्व स्थिति, इसकी पहले क्या स्थिति थी संपत्ति का अधिकार, तो ये हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। कहाँ वर्णित था, तो संविधान के अनुच्छेद 19 एक चौ में और 31 यानी 31 के अंतर्गत ये वर्णित था। लेकिन अभी क्या स्थिति है इसकी, तो वर्तमान स्थिति जो है ये विधिक अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 300 क में ये इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान देना है, पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार हुआ करता था संविधान के अनुच्छेद 19 एक च में और 31 के अंतर्गत। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक संविधान यानी विधिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में वर्णित किया गया है। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिटें। 5 प्रकार की रिट होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ध्यान रखना है, 5 प्रकार की रिटें होती हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय में। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो अनुच्छेद 25 में कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है यहाँ पे। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है यहाँ पे। अनुच्छेद 28 में क्या वर्णित है, तो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक में। फिर बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार इसमें उल्लिखित है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर किन किन मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ मूल अधिकारों का निलंबन होता है, कुछ का नहीं होता है। तो जब राष्ट्रीय आपात होती है, हमने बात किया था कि राष्ट्रीय आपात की जो अनुच्छेद है, ये 352 से लेकर के 360 में वर्णित है। 352 से लेकर के 360 तक में ये वर्णित है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद अगर हम देखें यहाँ पे अनुच्छेद 358, अगर अनुच्छेद 358 की बात करें तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है। अगर अनुच्छेद 359 की बात करें तो अगर ये अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी लगा दी गई। यानी सभी मूल अधिकार हमारे निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अब जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 पर के निलंबन पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी ये निलंबित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना यानी जो बुनियादी ढांचा है का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब किया, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 के वाद में था, यहाँ पर यह वर्णित किया गया है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, तो ये 1973 में किया था। या तो अगर केस दे दे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19(1) में। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। इस चीज का भी ध्यान रखना है। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है कौन कौन, तो हिंदू में आते हैं बौद्ध, जैन एवं सिख। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया, तो ये वर्ष 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमने पीछे भी पढ़ा था कि राज्य का नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं मूल अधिकार क्या है, तो संविधान के भाग 3 में ये उल्लेखित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसकी प्रवृत्ति क्या है, तो नकारात्मक और वादी योग्य है। उद्देश्य इसका क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में अंतर की अगर हम बात करें, तो ये तो हो गया हमारा मूल अधिकार। अगर हम बात करते हैं नीति निदेशक तत्व की, तो संविधान के भाग 4 में ये उल्लेखित है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सकारात्मक है और गैरवादी योग्य है। यानी ये किसी कोई इस मैटर को लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, गैरवादी योग्य का मतलब इस मैटर को लेकर के आप नीति निदेशक तत्व के रूप में किसी भी मैटर को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसका उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। कहाँ है ये? तो प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व में है। संसद के समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1976 में। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी समान काम समान वेतन का जो पारिश्रमिक अधिनियम है ये 1976 में पारित किया गया। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39A में। समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 39B में। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो का प्रावधान है अनुच्छेद 39C में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 39D में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो उसमें अध्यक्ष के समेत यानी अध्यक्ष के साथ साथ टोटल सदस्यों की संख्या 12 थी। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? तो JS वर्मा समिति, जिसे वर्ष 1999 में गठित किया गया था। बात करते हैं कुछ मूल कर्तव्य के अनुच्छेद जो कि 51 क में निहित होते हैं। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्या क्या कर्तव्य है, हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या है जो कि 51 क में वर्णित है। सबसे पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा क्या है पॉइंट? भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आगे देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति की और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट में क्या कहता है, ये बाद में जोड़ दिया गया 11वां मूल कर्तव्य हमारे सन 2002 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों या यथास्थिति अपने पाले को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की यहाँ पे करने के लिए वादे किया गया है, यानी कि करने के लिए ये सुझाव दिया गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। अभी हमने देखा 11 मूल कर्तव्य हैं। 10 42वें संविधान संशोधन में थे, लेकिन एक जो है जोड़ा गया 46वें संविधान संशोधन 2002 में। और इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस के संविधान से लिया गया है। ये इस मूल कर्तव्य की अनुशंसा किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अभी हमने ऊपर भी देखा स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे टोटल? अध्यक्ष को लेकर के टोटल 12 सदस्य थे। ये जो 10 थे, जब पहले 10 थे तो कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। और इसका संविधान में उल्लेख कहाँ है? तो भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ये मूल कर्तव्य हमारा आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में, जो कि हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति की बात करें तो ये देश का प्रथम नागरिक होता है। संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। ठीक है, 52 से लेकर के 62 तक किसका अनुच्छेद है? तो ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है।
अब यहाँ पे देखना है कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय अनुच्छेद 62 कहता है कि चुनाव कराया जाए। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अगर हम थोड़ा सा ये ऊपर देख लें, ऊपर से नीचे की ओर, तो यहां से देखते हैं नीचे से तो ऊपर की ओर, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, तो राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या होगी, कैसे होगा ये निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के पदावधि यानी पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है, यानी कि कार्यकाल 5 साल। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति की के पुनः निर्वाचन की पात्रता, यानी ये दोबारा भी चुने जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, और अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, यानी हटाने का जो नियम है। और अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय के बारे में, ठीक है। ये तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद हो गए 52 से लेकर के 62 तक। फिर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, अगर हम बात करें निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना है, संसद के दोनों सदनों का मतलब यहाँ क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो राज्यसभा सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, तो जो 12 सदस्य जो राज्यसभा के हैं वो इनको वोट नहीं करेंगे, वो निर्वाचन मंडल में नहीं आते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अभी लोकसभा में भी 2 सीटें होती थी जो राष्ट्रपति निर्वाचित करते थे, एंग्लो इंडियन, जो कि अभी हटा दिया गया है। तो आप ये देख के चलिए कि जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा में, वो इनको वे सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। फिर दूसरा है क्या है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा प्रस्तावित के निर्वाचित सदस्य, ये जो प्रस्तावित है इसके निर्वाचित सदस्य जो है वोट कर सकते हैं। बाकी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कोई भी विधानसभा है ही नहीं खैर करके, तो वहां से विधानसभा से कोई निर्वाचित सदस्य इन्हें वोट नहीं करेगा। निर्वाचन की विधि क्या है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत है, गुप्त मतदान होता है, ठीक है, ध्यान देना है। और इलेक्शन करवाता कौन है, तो निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन कराता है। राष्ट्रपति पद के पद हेतु अहर्ताएं क्या क्या होती हैं, तो राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी सरकारी जॉब पर ना हो, ठीक है, अगर है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो एमएलए, एमपी, ऐसा इस तरह का कुछ भी है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, लेकिन हो नहीं, लोकसभा का सदस्य ना हो, है भी तो उसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले उम्मीदवार के प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 50 निर्वाचक, सांसद या विधायक होने चाहिए जो कि उम्मीदवार को प्रस्तावक बनेंगे और उनके अनुमोदक होंगे, ठीक है। इनकी जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपए होती है। जमानत राशि की जब्ती कब होगी, राशि की जब्ती कि कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से भी कम मत प्राप्त करने पर जो ये 15,000 जमा करके जो इलेक्शन लड़ते हैं राष्ट्रपति के लिए, जो पद के लिए खड़े होते हैं, उनकी ये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं लौटाई जाएगी। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता जब खाली होगा, किस स्थिति में खाली हो सकता है, तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर खाली कराया जा सकता है, या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर राष्ट्रपति पद खाली हो सकता है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति के पद की रिक्तता हो सकती है या खाली हो सकता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव कैसे शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव, अभी हमने ऊपर देखा कि जो 52 से लेकर के राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर के 62 तक में निहित है। ठीक है, तो अगर हम देखें अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें हमने देखा था संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 61 के तहत कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कारण क्या क्या होना चाहिए, तो कारण हो सकता है यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करना। अगर संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन नोटिस देनी होगी प्रस्ताव में लाने के कम से कम 14 दिन पूर्व। जब भी आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहते हैं तो उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को एक नोटिस देना होगा। नोटिस पर हस्ताक्षर किनके किनके होने चाहिए, तो संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और इसकी प्रस्तुति कहाँ होगी, तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में, आप किसी भी सदन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पारित होता है कैसे, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ये पारित होता है। अगर 2/3 बहुमत से इस पर वोट किया जा सकता है, यानी कि 2/3 बहुमत इसमें मिलता है, हामी भरी जाती है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उनको पद से हटाया जा सकता है। बात करेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे कार्यकारी हेड होता है, तो कार्यकारी शक्तियां क्या क्या होती है इसके पास। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये अनुच्छेद 53 कहता है। भारत सरकार का के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, अनुच्छेद 77 कहता है। यानी कि जितने भी कार्यपालिका काम होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, यानी कि उसका सिग्नेचरी कौन होगा, तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़ करके, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के, कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति वो खुद सुप्रीम कोर्ट के, यानी कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में आती है। वही बात करें विधायी शक्ति के बारे में, तो संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, अनुच्छेद 87 के तहत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत। इससे भी ध्यान देना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विधेयकों पर अनुमति दे सकता है, अनुच्छेद 111 के तहत। अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश क्या होता है, जब कोई भी संसद यानी सदन कार्य नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, उस समय अगर कोई बहुत जरूरी हो जाता है, कोई कानून लाना होता है, कोई बिल लाना होता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति होती है कि वो अगले 6 महीने के लिए अपनी शक्ति का यूज करके वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उसे सदन में, यानी कि संसद में उसे बहुमत से पास कराया जाना चाहिए। ठीक है, न्यायिक शक्तियों की बात करें तो यहाँ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 के तहत। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है, अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन इस पे भी ध्यान देना है कि अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है, लेकिन इसे मानने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है अपने किसी न्यायिक प्रक्रिया में या किसी न्यायिक मैटर पे, अगर वो सलाह लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन उसे मानने ना मानने का विचार जो है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। आकस्मिक शक्ति जो आपातकाल की शक्ति है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करता है। दूसरा जो आपातकाल है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्यों की जो सरकारें हैं अगर वो बहुमत से नहीं आ रही हैं या कुछ दिक्कतें ऐसी फेस हो रही हैं, तो यहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा कर सकता है कि उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों के कार्यभार को देखते हैं या कार्यकाल समय को देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होती है। हमने बात किया था कि जो आपातकाल है 352 से लेकर के 360 तक में निहित है। ठीक है, तो ये 3 आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है।
फिर वहीं अब बात करेंगे वित्तीय शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या क्या होती हैं? तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 110 में वर्णित है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट यानी कि बजट पेश करवाना अनुच्छेद 112 के तहत। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय किया जा सकता है अनुच्छेद 267 के तहत। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत ये राष्ट्रपति के ही द्वारा होता है। ठीक है, अन्य शक्तियां कुछ देख लेते हैं राष्ट्रपति के पास क्या होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों एवं मामलों में भारत का प्रतिनिधि करता है। राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना राष्ट्रपति के पास यानी कि उनकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कुछ भारत के राष्ट्रपतियों को देख लेते हैं जो अभी तक आजादी से लेकर के अब तक के हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। कार्यकाल अनुसार क्रम अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 3 तक, यानी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी 3 बार ये राष्ट्रपति रहे। व्यक्ति क्रम में 1 बार। ठीक है, इतना ध्यान नहीं देना है, बाकी चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरे रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। वराहगिरी वेंकटगिरी ये कार्यवाहक रहे 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक रहे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। देखिए, एक ऐसे ये मुख्य न्यायाधीश है, भारत के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश है, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहा तो ये कार्यवाहक के रूप में इन्होंने काम किया। इसके बाद किसी ने, या कह सकते हैं कि ये एक प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार देखता है, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उनका कार्यभार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ये कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया, जो कि ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी थी 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक। फिर आए वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये रहे। बीडी जत्ती ये कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 तक, 25 जुलाई 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। आर वेंकट रमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन, ठीक है, 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। उसके बाद आए प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक। और अभी वर्तमान में है श्री रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 से अब तक है इनका सेशन, यानी 2022 में इनका सेशन खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो ये 16वें राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति के अनुसार ये 14वें राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल के अनुसार 16वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और व्यक्ति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 14वें नंबर पर आते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान शक्ति है, ये हमने देखा था दंड से पूर्णतः मुक्त करना, क्षमा यानी दंड से पूर्णतः मुक्त करना, लघुकरण यानी दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, छोटा कर देना, परिहार दंड की अवधि को कम कर देना, विराम सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, ठीक है, प्रविलंबन यानी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं जो कि अनुच्छेद 72 में वर्णित है। ठीक है, विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। अगर हम यहाँ पे देखें राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां क्या क्या है, तो एक होता है अत्यंतिक वीटो यानी कि विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेना, निलंबन वीटो यानी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस कर देना, और पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार
विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। ये राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर देखें तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कब किया गया? तो ये 70वें संविधान संशोधन 1992। इससे पहले दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं थे, यानी कि ये वोट नहीं कर सकते थे। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए, पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर। इसके बीच में कौन कार्य देखेगा? इनका कार्यवाहक कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति देखेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो हमने देखा था क्या, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। कुछ पॉइंट्स अब यहाँ पे देखते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। अब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। अभी हमने ऊपर भी बात किया था इसके बारे में। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, यानी पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, उसके बाद ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत, यानी कि जो भी कार्य करेंगे प्रधानमंत्री उसकी सूचना राष्ट्रपति को देते रहेंगे। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्रवाई अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। कौन है ये, इनका क्या कार्य होता है और किस अनुच्छेद से ये संबंधित है। सबसे पहले जानते हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार के ये कह सकते हैं कि कानूनी सलाहकार होते हैं, कानून सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यता क्या होनी चाहिए इनकी? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने की अर्हता होनी चाहिए। विशेषता इनमें कुछ खास है कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार, किसी भी मैटर पर, किसी भी बिल में ये वोट नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान देना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में उपस्थित हो सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन किसी बिल, किसी विधेयक, किसी भी एक्ट पर अपना वोट नहीं दे सकते। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे इनके कार्यकाल को चला सकता है, बढ़ा सकता है। पारिश्रमिक क्या मिलती है, यानी इनका पेमेंट क्या होता है? तो संविधान में तय नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। इनसे संबंधित अनुच्छेद है 76 यानी 76 अनुच्छेद से संबंधित है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार होता है कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। कौन? महान्यायवादी। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये राज्य सरकार में होते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है वह है अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहा जाता है, को पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर, ध्यान देना, किस पद से यानी किस कैसे हटाया जा सकता है? तो जिस रीति या और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा, उसी तरह यानी उसी प्रकार से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि सीएजी होते हैं उनको भी हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से सीएजी को अलग किया गया कब? वर्ष 1976 में। आइए कुछ यहाँ पे देख लेते हैं।
अब बात कर लेते हैं महाधिवक्ता की, जनरल एडवोकेट। ठीक है, जो कि राज्य में कानूनी कह सकते हैं कि विधिक सलाहकार होते हैं। राज्य सरकार का सबसे ऊपरी यानी ऊपर प्रथम विधिक सलाहकार होता है राज्य सरकार का। इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता होनी चाहिए। कार्यकाल क्या होता है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो भी होते हैं उनका पारिश्रमिक जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर बात करें, सीएजी की बात करें, तो इनका संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दिया जाता है, इसके बराबर दिया जाता है। कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए उसके अनुसार इनको रिटायर होना पड़ता है। कार्य किस किस के लिए करते हैं तो केंद्र सरकार के लिए करते हैं केवल लेखा परीक्षण का कार्य, और राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों काम करते हैं। कौन? महालेखा परीक्षक यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को केंद्र के लेखों की और राज्यपाल को राज्य के लेखों की। ठीक है, ये दोनों का काम करते हैं, राज्य और देश। बात करते हैं विविध, यहाँ पे बात करेंगे हम भारत सरकार की। ठीक है, भारत सरकार की अगर बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी भारत सरकार का निर्माण कैसे होता है तो 3 खंड में होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका की अगर बात करें तो इसमें 2 चीजें होती हैं, 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या है 250 और लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या है 550। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। न्यायपालिका की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, यानी सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये तो भारत सरकार की होगी बात। बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले अगर आता है तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 यानी 1957 में आया। अशोक मेहता समिति 1977 में। जेवी के राव समिति 1985 में। एल एम सिंधवी समिति 1986 में। पी के थुंगन समिति 1988 में आया। ठीक है, अगर हम बात करें विधान परिषद वाले राज्य, ठीक है, तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ये ध्यान देना है। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद 6 राज्यों में है। पहले 7 राज्यों में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर भी विधान परिषद वाला राज्य था, लेकिन केंद्र शासित राज्य बनने के बाद से वहां से विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश याद रखना है। एक क्वेश्चन आते हैं कि विधान परिषद वाले राज्यों का चयन करें, या इनमें से कौन, 4 ऑप्शन में से दे दिया जाएगा, कौन विधान परिषद वाला राज्य है, चिन्हित करें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र, ये जो 6 राज्य हैं ये विधान परिषद वाले राज्य हैं। अब बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। हमने पढ़ा था क्या नाम है, राष्ट्रपति के बारे में, तो वो था लोकसभा निर्वाचित होने, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य। डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपकी माइंड में चीजें रहेंगी हमेशा। वेतन कितना होता है तो 4 लाख रुपए प्रतिमाह राज्यसभा के सभापति के रूप में। हाँ, ये ध्यान देना है कि जो ये उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, ये मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, निर्वाचन कैसे होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा। अभी ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा था, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जो वोट करने की प्रक्रिया है वो सेम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान होता है। पदावधि क्या होती है तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक। ठीक है, ये भी इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग कराता है।
उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति कैसे कैसे हो सकती है, किन परिस्थितियों में हो सकती है? तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो रिक्ति होगी, स्वेच्छा से पद त्याग द्वारा यानी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा यानी रिजाइन दे दिया इन्होंने, तब हो सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प जिस पर लोकसभा सहमत हो, इसके द्वारा भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है यानी कि हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। तो सबसे पहले कौन थे भारत के उपराष्ट्रपति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से लेकर के 1962 तक, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके बाद आए, 1962 से 1967 तक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वीवी गिरी, वाराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक। पांचवें नंबर पे हमारे उपराष्ट्रपति बने 1976 से 1989 तक बी.डी. जत्ती। एम हिदायतुल्ला जो कि न्यायमूर्ति थे यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे, ये 1989 से 1984 तक। आर वेंकट रमण बने 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने 1987 से 1992 तक। के आर नारायणन बने 1992 से 97 तक और कृष्णकांत बने 1997 से सन 2002 तक। इसके बाद आए भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक और मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर के 2017 तक। अब है वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो कि 2017 से अब तक इनका पद चल रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। राष्ट्रपति इसके द्वारा एक अपने इस काम के लिए नियुक्त कर सकता है किसी व्यक्ति को, वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया कहां से? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद कहां आता है? तो राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान कहां है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि हमने कहा था राज्यसभा का पदेन सभापति होने का ही ये पारिश्रमिक लेते हैं, उपराष्ट्रपति होने का पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उनके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके सभी कामों का जो निर्वहन करेंगे कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अगर बात करें तो संरचना यानी कि किसको किसको मिलाकर के केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनता है। तो सबसे पहले होते हैं इनमें हेड, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री, उनमें आते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये सभी जो है एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं यानी इनकी संरचना होती है। फिर बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैसे तैयार की जाती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ होता है इनका केंद्रीय मंत्रिपरिषद का? तो लोकसभा के प्रति इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। कार्य क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने का कार्य करते हैं। आकार कितना होना चाहिए इनका, यानी कि कितनी बड़ी संख्या हो सकती है इनकी? तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रमुख बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं यानी जो इनके प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बात करते हैं यहाँ पे केंद्र में मंत्रालयों की संख्या। 15 अगस्त 1947 को जो केंद्र में मंत्रालय थे वो टोटल 18 थे, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल मंत्रालय कितने हो गए हैं? 52, 52 मंत्रालय बना दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। कोई भी मंत्री संसद या का सदस्य बने बिना मंत्री रह सकता है 6 माह तक। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। ध्यान देना है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ है? तो अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। फिर यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहले अनुच्छेद 74(1) में क्या वर्णित है? तो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ऐसा वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 74(2) सब क्लॉज 2 में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच
किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी नहीं कराई जा सकती है। अनुच्छेद 75 एक की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज एक क की अगर बात करें यहाँ पे तो हम देखेंगे मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 4 के अनुसार मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को क्या कहते हैं? कैबिनेट या मंत्रिमंडल। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां की हुई मानी जाती हैं राष्ट्रपति के नाम पर, यानी कि जितनी भी कार्यपालक कार्यवाहियां हैं प्रधानमंत्री करे, केंद्रीय मंत्रिमंडल करे, लेकिन किसके नाम पे होती है? तो राष्ट्रपति के नाम पर होती है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चिट्टी। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। ठीक है, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज कौन सा है? तो ये है आधिकारिक दस्तावेज श्वेत पत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 एक को जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन फिर से राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दे दी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। फिर वरीयता अनुक्रम की बात करें कि कौन सबसे सीनियर होता है, तो सबसे सीनियर भारत में राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, आफ्टर दैट प्रधानमंत्री, फिर आते हैं राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ठीक है, फिर उसके नीचे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में। ठीक है, उसके नीचे आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। उसके बाद आते हैं भारत स्थित विदेशों के असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत या राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर। फिर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। फिर उसके बाद आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में। इसके बाद आते हैं जनरल तथा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ये क्लियरिफाई किया गया है कि वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। जब भी कोई राजनीतिक समारोह होता है तो उनमें वरीय कौन है, बड़ा कौन है, इसके लिए ये पद यहाँ पे दिखाया गया है। 26 जुलाई 1989 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं संसद की। संसद क्या है भाई? तो संसद में क्या क्या हो सकता है? संवैधानिक प्रावधान है। संसद एक संवैधानिक प्रावधान के तहत भाग 5
जिसका अनुच्छेद है 79 से लेकर के 122 तक। संसद के अंग कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं अनुच्छेद 80 के तहत, यानी राज्यसभा का जो पार्ट है वो अनुच्छेद 80 में वर्णित है। लोकसभा निम्न सदन है और ये अनुच्छेद 81 में वर्णित है। बात करते हैं कार्य की, तो केंद्र स्तर पर विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने का कार्य करती है। फिर बात करेंगे यहां पे लोकसभा। लोकसभा की सबसे प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। स्थगनकर्ता यानी लोकसभा को स्थगन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। सत्राहुत, सत्रावसान एवं विघटन कौन करता है? लोकसभा का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। लोकसभा की सीटों की संख्या अगर बात करें तो अधिकतम प्रावधान कितनी है? 550 सीटें लोकसभा। राज्यों से 530 सीटें होती हैं और संघ राज्य क्षेत्रों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीटों का प्रावधान है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो हो गया अधिकतम, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? तो अधिकतम 543, राज्यों से कितने हैं? 524 है और संघ राज्य क्षेत्रों से कितने हैं? 19 है। अब यहाँ एक नोट को ध्यान में रखना है क्योंकि अब ये हाल ही का अपडेट है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। ठीक है, कर सकता था। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन, ध्यान देना है, इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से इसे समाप्त कर दिया गया। यानी लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था या किए जाते थे, अब इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। फिर यहाँ एक नजर देख लेते हैं लोकसभा सदस्य संबंधित राज्य। किस राज्य में कितने लोकसभा से सदस्य बनाए जाते हैं? ये देखिए, ये है लेह, 1 सदस्य। जम्मू एंड कश्मीर 5 सदस्य। हिमाचल प्रदेश 4 सदस्य। फिर बात करते हैं पंजाब में 13 सदस्य। उत्तराखंड में 5 सदस्य। हरियाणा में 10 सदस्य। ये है दिल्ली, दिल्ली में 7 सदस्य। कौन? लोकसभा के। ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान में 25 सदस्य। उत्तर प्रदेश में 80 सदस्य। सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं। बिहार में 40 सदस्य। सिक्किम में 1 सदस्य। अरुणाचल प्रदेश में 2। असम में 14। यहां हो जाएगा क्या? मिजोरम, मिजोरम में, मेघालय या मिजोरम 2। ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा में 2। ठीक है। फिर ये आता है कौन? यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, मेघालय मिजोरम, देख लीजिएगा, यहाँ पे ये 2 सदस्य और ये 1 सदस्य। ठीक है। ये आ गया पश्चिम बंगाल यानी कि जिसे हम कोलकाता कहते हैं, 42 सदस्य। फिर ये आता है मध्य प्रदेश, 29 सदस्य। गुजरात 26 सदस्य। महाराष्ट्र में 48 सदस्य। ये आ जाएगा छत्तीसगढ़, 11 सदस्य। ठीक है। ये हो गया झारखंड, 14 सदस्य। ये आया क्या हमारा? उड़ीसा, 21 सदस्य यहां से आते हैं। ठीक है। ये है गोवा, गोवा से 2 सदस्य। केरल से 20 सदस्य होते हैं लोकसभा। तमिलनाडु में 39 सदस्य। कर्नाटक में 28 सदस्य। आंध्र प्रदेश में 25। तेलंगाना में 17। ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहां पे, तो अंडमान निकोबार से 1 सदस्य। चंडीगढ़ से भी 1 सदस्य। लक्षद्वीप से 1 सदस्य। पुदुचेरी से 1। दादरा एवं नागर हवेली एवं तथा दमन और दीव से 2 सदस्य। ये टोटल सदस्यों की संख्या होती है लोकसभा में अलग अलग राज्यों से। एक नजर डालते हैं अब तक की लोकसभा अध्यक्ष को लेकर। तो सबसे पहले हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। दूसरे नंबर पे एम अनंत संयम आयंगर जी। तीसरे नंबर पे हुकुम सिंह। चौथे नंबर पे एन संजीव रेड्डी। पांचवें पे डॉक्टर जी एस ढिल्लन। छठे पे बलिराम भगत जी। एन संजीव रेड्डी फिर से आए 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे के एस हेगड़े।
9 नंबर पे आ गए हमारे बलराम जाखड़, 10वें नंबर पे रवि राज, 11वें नंबर पे शिवराज वी पाटिल, 12वें नंबर पे P.A. संगमा, 13वें नंबर पे GMC बाल योगी, 14वें नंबर पे हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे मनोहर जोशी जी, 15वें नंबर पे सोमनाथ चटर्जी, 16वें नंबर पे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी, ठीक है। 17वें नंबर पे आई सुमित्रा महाजन, और अभी वर्तमान में चल रहे हैं ओम बिड़ला जी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इनको देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन होता है? संसद। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित होता है 1971 की गणना के आधार पर कि किस राज्य में कितने लोकसभा सीट है, यानी कितने सदस्य चुन करके आएंगे। ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से। आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच का अंतर 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति जो होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई होने पर, यानी कि दोनों स्थितियों में बराबर बराबर वोट हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट देकर किसी एक पक्ष में उस जिसको उचित समझे वो वोट कर सकता है। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। वर्तमान में लोकसभा सदस्य है ओम बिड़ला जी। ठीक है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा न होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है बड़े राज्यों में 77 लाख और छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख रुपए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा की कुल सीटें हैं 250। ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। निर्वाचन जो होता है इनका अप्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगर हम बात करें ये 200 जो सीटें हैं 250 सीटें हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 आती है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो कि ये 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं, चाहे वो साहित्य से हो, विज्ञान से हो, कला से हो या समाज सेवा से। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फिर हम देखते हैं भारत में जो राज्यसभा का सदस्य है अलग अलग संबंधित राज्यों से, तो लेह में कोई सदस्य नहीं, जम्मू कश्मीर में 4 सदस्य, उत्तराखंड में हिमाचल में 3 सदस्य, उत्तराखंड में भी 3 सदस्य, दिल्ली में भी 3 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, पंजाब में 7, हरियाणा में 5, ठीक है, राजस्थान में 10, उत्तर प्रदेश में 31, बिहार में 16, सिक्किम में 1, ठीक है, असम में 7, अरुणाचल प्रदेश में 1, यहाँ हो गया मेघालय 1, त्रिपुरा 1 और बाकी इनका नाम थोड़ा कंफ्यूजन में है, यहाँ से तीनों एक एक होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता 16 सदस्य होते हैं, झारखंड से 6 सदस्य, मध्य प्रदेश से 11, छत्तीसगढ़ से 5, गुजरात से 11, महाराष्ट्र से 19 सदस्य आते हैं राज्यसभा में, ओडिशा से 10 सदस्य, ठीक है, तेलंगाना से 7 सदस्य, आंध्र प्रदेश से 11 सदस्य होते हैं, कर्नाटक से 12, गोवा से 1 सदस्य होते हैं, केरल से 9 सदस्य और तमिलनाडु से 18 सदस्य और पुडुचेरी जो कि यहाँ पे है छोटे से पार्ट में, वहां से 1 सदस्य होते हैं। ये हो गए राज्यसभा से संबंधित सभी राज्यों से सदस्य। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक। विधेयक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो साधारण विधेयक होता है, ऑर्डिनरी बिल, वित्तीय विधेयक जिसको फाइनेंशियल बिल कहते हैं, ठीक है, धन विधेयक जिसको मनी बिल,
और विशेष विधेयक यानी स्पेशल बिल। ये 4 प्रकार के बिल होते हैं। अब अगर हम बात करें वित्तीय विधेयक की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, वित्तीय विधेयक 1 और वित्तीय विधेयक 2। विशेष विधेयक की बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं, ये संघीय, फेडरल और राज्यों की सहमति इसमें आवश्यक होती है, और ये गैर संघीय भी हो सकते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। यानी कि सीधी सी बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता है। वो अपने लोकसभा सदस्य या जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके ही कह सकते हैं कि उनका ही अब शपथ लेते हैं, ना कि लोकसभा अध्यक्ष और उप अध्यक्ष के पद का वो शपथ लेते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है, यानी आपस में लेन देन कर सकते हैं। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना इनको देना आवश्यक होता है। पहले सूचना देना है भाई कि आपको हम हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अगर हम देखें तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है, जो एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए से अधिक नहीं कर सकता। फिर अगली बार फिर करेगा, दोबारा कर सकता है, लेकिन फिर 1 वर्ष के लिए करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी लगभग 55 सदस्य होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कितने सदस्य हैं टोटल लोकसभा में, 550 सदस्य। तो इसमें से 1/10 का मतलब क्या हुआ, 55 सदस्य। ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जो कि आहूत कर सकता है राष्ट्रपति, और बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118 सब क्लॉज 4 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। फिर यहाँ पे बात करेंगे संसदीय समितियां कौन कौन सी थी। तो इसके बारे में अगर बात करें, गठनकर्ता, नाम निर्देशित कर्ता और प्रतिवेदन प्राप्त करता कौन होते हैं, अध्यक्ष या सभापति। ठीक। अब यहां बात कर लेते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। स्वरूप कैसा है, तो विधिक अधिकार है इसका। कब लाया गया, तो 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राज्यसभा में इसे कब पारित किया गया, तो 12 मई 2005 को, 11 मई 12 मई यानी अगले दिन, और लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। संबंधित वाद किसका था, तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ से जुड़ा हुआ एक केस था, जिसके ही चलते ये फाइनली राज्यसभा और लोकसभा में इसे एक कह सकते हैं कि बिल के रूप में लाया गया। संसदीय समितियों का प्रकार की अगर बात करें तो अस्थायी समितियां प्रकृति होती है इनकी कैसी, अस्थायी होती हैं। इनका गठन जो है प्रत्येक साल किया जाता है और कार्यकाल इनका 1 साल होता है। जो संसदीय समिति के प्रकार, 3 प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। तदर्थ समितियां क्या क्या होती हैं अगर हम बात करें तो इनकी प्रकृति अस्थायी होती है। गठन विशेष उद्देश्य हेतु किया जाता है और कार्यकाल उद्देश्य कार्य पूरा होने तक, यानी कार्य पूरा हो गया तो उस समितियों को खत्म कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। बात करते हैं संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले संसद की वित्तीय समितियों के बारे में अगर हम बात करें तो इनका उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण की देखरेख करनी। समिति में अगर हम बात करें तो एकल समिति कौन होती है, प्राक्कलन समिति को एकल समिति कहते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये टोटल 30 जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। जितने भी 30 सदस्य हैं ये सभी लोकसभा के होंगे। दूसरी जो होती है संयुक्त समिति होती है, और संयुक्त 2 प्रकार की समितियां हैं कौन कौन सी, तो लोक लेखा समिति। ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 17 और राज्यसभा से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं।
सरकारी उपक्रम समिति जो होती है, ये सदस्य इनकी संख्या होती है, इसमें भी 22 होते हैं, जिनमें लोकसभा में 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की संसदीय समितियां होती है: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि केवल और केवल लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति सदस्यों की संख्या 22, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। सरकारी उपक्रम समिति सदस्यों की संख्या 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य संसदीय समितियों के प्रकार की अगर बात करें तो ये वित्तीय समितियां, विभागीय अस्थायी समितियां, जांच समितियां, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, सदन समिति एवं सेवा समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, ये अस्थायी संसदीय समितियों के प्रकार है। संयुक्त बैठक की अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान देना है, संयुक्त बैठक, लोकसभा की संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक, इसका जो संबंधित प्रावधान है कहां से लिया गया है, अनुच्छेद 108 में वर्णित है इसका। संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाएगा इसे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अब तक बुलाई गई है या नहीं? 3 बार बुलाई जा चुकी है संयुक्त बैठक, अब तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। कब कब भाई? तो वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाई गई थी, वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग यानी निरसन विधेयक पर, और वर्ष 2002 में पोटा जब आया था तब। ठीक है, संयुक्त बैठक इससे संबंधित विधेयक कौन कौन से हैं? तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, यहां से भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक की बात करें यहाँ पे, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 109 और 110। ठीक है, लोकसभा में ये पूरा स्थापित की गई है। निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा कि ये धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। राज्यसभा रोक सकती है अधिकतम 14 दिनों तक, लेकिन फिर उसके बाद उसको वापस करना पड़ सकता है, यानी कि उसको सहमति जतानी पड़ सकती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर हम बात करें, तो लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम पारित किए गए वर्ष 1980 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं 12 व्यक्ति यानी 12 सदस्य। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस दत्त। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो सकते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर। राज्यसभा जो है विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे संसद के बारे में। संसद का जो प्रावधान है हमारे अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक से संबंधित है। संसद क्या है भाई? तो संविधान का भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी संसद क्या है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के जो बनता है उसको कहते हैं संसद। ठीक है, जिनके नाम यानी जो 2 संसद होंगे जिनके नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा। हम बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा की। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या हमने बात किया 550, अभी 543 है। ठीक है, पहले 552 होते थे जब एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का प्रथा खत्म, प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण ये अब अधिकतम लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 550 है। गठन के समय ध्यान देना है, राज्यों के से अधिकतम 530 कैसे गठन किया जाता है? तो राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य आ सकते हैं और राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य, प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर के इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 93 की अगर बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत होता है। लोकसभा के सदस्यों में ही अनुच्छेद 94, ठीक है, यानी जो ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे ये लोकसभा के सदस्यों में से ही होंगे, कोई बाहर से नहीं आएंगे। अनुच्छेद 94 क्या कहता है? अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है, बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, ये लोकसभा से वर्णित हो गया। आगे देखते हैं सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन कैसे किया गया है लोकसभा के सदस्यों की? तो राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया, जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है,
84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ग जो है 2026 तक यथावत कर दिया गया है। अभी 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, जिसके तहत ये ऐसा निर्धारण कर दिया गया या ऐसा अधिनियम लाया गया, ये जो सीटों की संख्या होगी जो वर्ष 1971 के थ्रू अभी तक चलता आ रहा है जनगणना के आधार पर, ये 2026 तक ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें जो है आवंटित होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नवनिर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। कार्य क्या करता है? तो इसके आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना किसका काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, यह अनुच्छेद 100 सब क्लॉज 3 के तहत है। लोकसभा का कोरम, ध्यान देना है, लोकसभा का कोरम जो होता है, गणपूर्ति जो होती है, अभी हमने ऊपर भी बात किया, कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कि लगभग 55, क्योंकि 550 सीटें हैं तो 1/10 अगर करेंगे तो कितनी आएंगी? 55 सदस्य आएंगे। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था और लोकसभा के प्रथम जो ये गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं, लोकसभा में 80 प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, तो अवधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि होती है, यानी कि प्रथम अधिवेशन जब से शुरू होता है तब से 5 साल का फिक्स कर दिया जाता है। राष्ट्रपति को समय से पहले विघटित करने का अधिकार, आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक की बढ़ोतरी करने का अधिकार है। सदस्य बनने की जो अर्हता होती है, इसमें कम से कम 24 वर्ष की आयु ये पूर्ण किया होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा से जुड़े हुए पॉइंट से। ठीक है, तो राज्यसभा जो होता है ये अनुच्छेद 80 में वर्णित है। ठीक है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा का गठन किया जाता है, यानी लगभग 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, निर्वाचन की बात किया जाए तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 12 सदस्य जो होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले होते हैं। ये अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होता है इनका। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है। उपसभापति बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। कुछ अन्य तथ्य को देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 252 के तहत देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद के राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने का अनुरोध किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जल्दी हम एक लास्ट पार्ट इसका होगा, ये पूरी बुक हमारी खत्म हो जाएगी, यानी कि हम एक रिवीजन कर लेंगे राज्य व्यवस्था की, यानी कि पॉलिटी की। तो 3 वीडियो में आपका पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, घंटा भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।